Hello everybody. My name is Vijay Joshi and today we are going to learn some basic concepts about the working capital management. So here are the contents that we are going to discuss. Introduction, concept of working capital or the operating cycle, types of working capital, financing of working capital, approaches to finance, and the estimation and other theory that we're going to discuss in the next PPT. This PPT is just for the basics about WCM. So let us start. When I ask you the question that what is required to start and run a business, आपके ध्यान में जो चीजें आएगी वो आएगी भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रीमाइसेस लगेगा, मुझे बिल्डिंग लगेगी, मुझे ऑफिस में फर्नीचर लगेगा, इक्विपमेंट्स लगेंगे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, मुझे अल्टीमेटली पैसा लगेगा, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड इज द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने यदि आज बिल्डिंग खरीदा तो मुझे सालों साल देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग इज माय फिक्स्ड असेट जो कि मेरे पास हमेशा रहेगी अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बेचूं नहीं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म पैसा, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मुझे हमेशा लगेगी टू वर्क इन अ बिजनेस, टू ऑपरेट इन अ बिजनेस। मुझे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमेशा जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट रहेगी। अब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं या तो बैंक से लोन लूंगा, वर्किंग कैपिटल का लोन लूंगा, या तो सीसीओडी लिमिट लूंगा। तो इस तरीके से मैं मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करूंगा। According to Shubin, working capital is the amount of fund necessary to cover the cost of operating the enterprises. To operating the enterprises. ठीक है, जब मैं वर्किंग कैपिटल ये नाम लेता हूँ, वर्किंग वर्किंग इट मींस टू डू समथिंग, टू वर्क। ठीक है, तो वर्क करने के लिए मुझे जो भी फंड लगेगा इट इज नथिंग बट द वर्किंग कैपिटल। According to the Gerstenberg, circulating capital or the working capital means the current assets of a company that are changed in ordinary course of business from one form to another. ठीक है, नाउ जब मैं कैश, मेरे पास जब कैश होती है तो मैं कैश को तिजोरी में नहीं रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उस कैश से मैं कुछ स्टॉक खरीदता हूँ, उस स्टॉक को मैं फर्दर प्रोसेसिंग करता हूँ और प्रोसेस करने के बाद में मैं उसको सेल करता हूँ एज अ फिनिश प्रोडक्ट। सो हर एक स्टेज में क्या हो रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज। ये मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल दिया। यदि आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे यदि आप मोबाइल शॉप का एग्जांपल लोगे तो मोबाइल शॉप वो मोबाइल खरीदेगा, उसका एडवर्टीजमेंट करेगा, ये सब करके वो मोबाइल ही अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन पर बेचेगा। तो अगेन उसमें भी क्या हो रहा है, उसने कैश इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके क्या किया, उसने स्टॉक खरीदा, स्टॉक को बेचा और अगेन बेच के क्या कमाया, अगेन उसके पास कैश आई, प्रॉफिट कमा के उसने अगेन बिजनेस में कैश ही इंट्रोड्यूस किया। सो हर लेवल पे उसका फॉर्म चेंज होते जा रहा है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयर आर बेसिकली टू कंसेप्ट, फर्स्ट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल and second is the net working capital. If I talk about the gross working capital, it is nothing but the total of current assets. It is nothing but the total of current assets. Now if I talk about the net working capital, it is the difference between the current assets and current liability. Now अब ये देखते हैं कि भाई current assets और current liability यानी क्या। So current assets are those assets which are easily converted into cash within 1 year. ठीक है, वो सारी assets जो कि 1 साल में easily convert हो जाएगी कैश में। ठीक है, आज 31 मार्च फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है।
तो 31 मार्च 2020 के दिन मेरे कंपनी में 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, अब 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरा जो कैश है, मेरा जो फंड है वो ब्लॉक है स्टॉक के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस स्टॉक को हमेशा जमा रखूंगा क्या? नहीं, मैं वो स्टॉक को दूसरे ही दिन बेच दूंगा। अगर कल नहीं बिका तो परसों बिकेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर वो स्टॉक बिक जाएगा और बिक के मेरे पास फिर से क्या आ जाएगी? कैश आ जाएगी। सो करंट एसेट्स यानी क्या? जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। Now, common elements of current assets are cash in hand, bank balance, debtors, short-term loans and advances, inventory, prepaid expenses, and accrued income. Now, as far as current liability is concerned, these are those liability. Liabilities का मतलब होता है उधारी। अब वो सारी उधारी जिसका रीपेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है? भाई अगर मैं किसी से उधारी में गुड्स परचेस करूंगा तो उसको मुझे पैसा विद इन 1 ईयर देना ही पड़ेगा। वो मैक्स टू मैक्स मुझे 2 या 3 महीने का ही क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करेगा, उसके बाद तो मुझे उसको पेमेंट करना ही होगा। टैक्स, मैं आज इनकम कमा रहा हूं तो मुझे आज की आज टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, राइट? सो अदर आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप अप्रैल में पे करोगे, सो इट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो इस तरीके से वो सारे खर्चे यार, अदर वो सारी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर करना ही पड़ेगा। Now, next is the most important concept, that is the operating cycle, or it is also called as the working capital cycle. आप ये डायग्राम में देख ही रहे होंगे कि भाई मैंने कैश से चालू किया है, कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल को मैंने प्रोसेस करके मुझे डब्ल्यूआईपी मिला, डब्ल्यूआईपी को मैंने फर्दर जब प्रोसेस किया तो फिनिश प्रोडक्ट मिला, और अब इस फिनिश प्रोडक्ट को मैं अल्टीमेटली सेल कर रहा हूँ। तो सेल करने पर दो बातें होगी, या तो मुझे इमीडिएट कैश रिसिप्ट हो जाएगी, या तो मेरे डेटर्स जनरेट होंगे। यदि इमीडिएट कैश जनरेट हो गई तो मेरी साइकिल वापस से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था द जर्नी फ्रॉम कैश टू कैश। मुझे जब मैं बिजनेस चालू करता हूँ तो मुझे अल्टीमेटली कहां से कहां तक जाना है? मेरे पास इनिशियली कैश रहेगी, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं कहीं ना कहीं से कैश का जुगाड़ करूंगा, और कैश को मैं जब बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा इसका ही मतलब मैं कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदूंगा और अगेन वो स्टॉक को मैं सेल आउट करूंगा। तो सेल करने पे दो बातें, या तो इमीडिएट कैश मिलेगी या तो डेटर्स जनरेट होंगे। यदि इमीडिएट कैश मिल गई तो मेरा ये ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यदि डेटर्स जनरेट हुए तो कुछ पीरियड बाद वो मेरा साइकिल कंप्लीट होगा। ये मेरे शब्द ध्यान से सुनना, कुछ पीरियड बाद मेरा ये जो साइकिल है ऑपरेटिंग साइकिल वो कंप्लीट होगा। ये ऐसा क्यों है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। So I'll just read out the journey of any business concern, starting with the cash and again finally reaching to the cash through process of conversion of raw material into WIP, WIP into finished product to sale of goods, sale to debtors, realization of cash from debtors. यदि मैंने उधारी पे माल बेचा है तो कभी ना कभी मुझे डेटर से पैसा मिलने ही वाला है। ठीक है, so the time taken for the completion of this process of conversion is termed as the operating cycle or the working capital cycle. It is also determined that the working capital requirement of working capital, जितनी ज्यादा पीरियड की ऑपरेटिंग साइकिल उतना ही ज्यादा मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगा, जितनी कम साइकिल उतना ही मुझे कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। नाउ अब जब मैंने 1 लाख लगाए तो इसका ही मतलब मैंने अगेन क्या खरीदा, कोई ना कोई स्टॉक खरीदा और उसको सेल आउट किया। जब मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया तो मैंने मटेरियल परचेस किया 2 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास है कितने? 1 लाख। राइट, अब 2 लाख का जो मैंने मटेरियल परचेस किया है तो मुझे मेरे वेंडर ने मुझे बोला है कि सर आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूँ, उसके बाद आपको पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। मैं बोला ओके सर, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। मैंने उससे मटेरियल परचेस कर लिया,
अगेन मैंने उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के सेल कर दिया। अब जब मैंने सेल किया तो मेरे कस्टमर ने अकॉर्डिंगली मुझसे भी क्या मांगा, टाइम पीरियड मांगा, क्रेडिट पीरियड मांगा कि सर आप मुझे क्रेडिट पीरियड दीजिए, कम से कम मुझे आप 2 महीने का तो क्रेडिट पीरियड आपको देना ही पड़ेगा। मैंने बोला यार नहीं, 2 महीने का तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 2 महीने तो मुझे खुद को मिले, 2 महीने के अंदर मुझे पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो कम से कम 1.5 महीना मैं आपको दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना दे सकता हूँ, सो दैट मेरे पास 1.5 महीने बाद कैश आ जाएगी और 2 महीने बाद मैं रीपे कर दूंगा। सोचो यदि मैंने मेरे डेटर्स को 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया होता तो क्या होता था, मैं कैश कहाँ से लाता था? अगेन मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था, तभी जाके मैं मेरे वेंडर को 2 महीने बाद पेमेंट कर सकता था। ठीक है, अगर मैंने 3 महीने दे दिया होता तो मुझे इंटरेस्ट का बर्डन आता था। मुझे क्या आता था? इंटरेस्ट का बर्डन आता था, क्योंकि मैं लोन लेता था अल्टीमेटली वो मेरी लायबिलिटी फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल रादर जितनी लॉन्गर पीरियड की ऑपरेटिंग साइकिल रहेगी, उतना ही ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, रादर हम देख चुके हैं। नाउ टाइप्स एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये ध्यान से देखेंगे। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, फर्स्ट इज द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, सेकंड इज द नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कैसे होगा? इट इज द टोटल ऑफ होल्डिंग एंड कन्वर्जन पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड FG एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स। मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है, टू डेटर्स, यानी कि जितना समय मुझे लगने वाला है, या रादर मैं जितने टाइम के लिए मेरा रॉ मटेरियल होल्ड करके रखूंगा, और मैं बोल रहा हूँ और का मतलब है इसके साथ में रॉ मटेरियल में जब तक होल्ड करके रखता हूँ वो पीरियड, प्लस WIP, रॉ मटेरियल से WIP का कन्वर्जन पीरियड, और WIP से फिनिश गुड का कन्वर्जन पीरियड, उसी के साथ में मैंने क्रेडिट पीरियड अलाउड कितना किया है ये, इन सब की जब मैं टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, मैं रॉ मटेरियल मेरे मेरे बिजनेस में 1 महीने तक के होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है, और मुझे कन्वर्जन पीरियड लगता है फ्रॉम RM टू WIP एंड फ्रॉम WIP टू FG, ये मुझे लगता है 2-2 महीने का, यानी मैं रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए होल्ड करता हूँ, प्लस मेरा रॉ मटेरियल से WIP कन्वर्ट होने के 2 महीने लगते हैं, प्लस WIP से फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए 2 महीने लगते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 महीने तो वो हो गए, प्लस मैं मेरे डेटर्स को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूँ। So what will be my gross operating cycle? It is 7. ठीक है, 1 plus 2 plus 2 plus 2, that is 7. So 7 months is my gross operating cycle. Now if I subtract the credit period allowed by my debtors, यदि मुझे मेरे मेरे क्रेडिटर से जो मुझे क्रेडिट पीरियड मिलेगा, यदि मैं उसको ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से माइनस करता हूँ, तो आई विल गेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल। राइट, आप लोग यहाँ पे नीचे फॉर्मूला देख ही पा रहे होंगे, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू RM होल्डिंग पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस FG होल्डिंग पीरियड प्लस क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। दिस इज द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, एंड द नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज net operating cycle is equal to gross operating cycle minus credit period allowed by creditors and suppliers. So let us take the example. Calculate operating and the net operating cycle. Also calculate the number of operating cycle in a year. A company has the following stock holding and the credit period. Now RM holding period is 3 months, WIP 2 months, FG 1 month, credit period allowed by debtors 2 months, and credit period allowed क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स, और हमें दिया गया है 3 महीने का समय। सो हमारे जो हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल, मैं ऑपरेटिंग साइकिल कहूँ या ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कहूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू RM प्लस WIP प्लस FG प्लस क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। तो मेरे पास होल्डिंग रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 3 महीने का,
WIP है 2 महीना, FGA 1 month and allowed to debtors is 2 months. So 8 months is my gross operating cycle. Now from this 8 months if I subtract the credit period allowed by supplier, यानी ये मेरे जो सप्लायर है उन्होंने मुझे 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, यदि मैं उसको ऑपरेटिंग साइकिल में या ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से माइनस करता हूं तो आई विल गेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो अब मेरे नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 5 महीने की। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो 5 महीने है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई मुझे हर 5 महीने में ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी कितनी साइकिल साल भर में होगी, यदि इसका कैलकुलेशन करना है तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल यदि मैं करूं तो मुझे मिलेगा कि भाई एक साल में ये साइकिल कितने बार कंप्लीट होती है। तो ये साइकिल 2.4 टाइम्स कंप्लीट होती है। मैंने कैसे किया कैलकुलेट, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय my net operating cycle that is 5 months. So 2.4 times ये मेरी साइकिल एक साल में चलती रहेगी या कंप्लीट होके फ्रेशली स्टार्ट होगी। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो भाई बात हो गई आपको सीधे सीधे आए थे फिगर्स दिए हुए, रेडीमेड फिगर्स दिए हुए, रेडीमेड मंथ्स दिए हुए है कि भाई मेरा इतना होल्डिंग पीरियड है, इतना कन्वर्जन पीरियड है, ये सब आपको रेडीमेड दिया हुआ है। लेकिन आप तब क्या करोगे जब आपको कैलकुलेट करने बोला जाएगा, सो उस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। वी नो नेट ऑपरेटिंग साइकिल, हमें पता है कि भाई ग्रॉस ऑपरेटिंग में से जब हम क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर से क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो विल गेट द नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नाउ अब हमने जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है दैट इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। मैं एक सेकंड यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, यदि मुझे ये कैलकुलेट करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट। एक सेकेंड स्लाइड अटक गई, हाँ। So this raw material holding period is equal to average stock of raw material. Now कभी कभार क्या होगा, आपको आयता फिगर दे दिया जाएगा दैट हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, या तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा रॉ मटेरियल का। सो आप उसको उसका एवरेज निकालोगे तो आपको रॉ मटेरियल का फिगर मिल जाएगा। सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, हम एक एक रीड आउट करते हैं, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। सिमिलरली WIP कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। सिमिलरली फिनिश प्रोडक्ट का एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे। डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। और credit period credit payment period is equal to average credit divided by average credit purchase per day। एक एक इसका एग्जांपल देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड मुझे देना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके फाइन। So this is the example. Calculate operating and the net operating cycle. Also calculate the number of operating cycle in a year. A company has the following stock holding and the credit period. अब मेरे पास आंकड़े, मेरे पास कुछ अमाउंट दिए हुए हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹6 लाख। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर यानी ये एक साल की फिगर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,20,000। अकॉर्डिंगली आपको बाकी सारे फिगर्स दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360। ये कभी कभार आपको मंथ्स में दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर दैट इज 12। यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यू कैन अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला अटक गया, हाँ।
वी नो नेट ऑपरेटिंग साइकिल का हमें फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस क्रेडिट पीरियड allowed by suppliers. Now gross operating cycle is equal to raw material holding period plus WIP conversion period plus finished good holding period plus credit period allowed to debtors, right? So accordingly मैंने ये कैलकुलेशन किया है, ये मैंने ऊपर तो डायरेक्टली कैलकुलेशन ही वहां पे लिखा है, बट हमने एक एक फिगर कहां से फाइंड आउट किया है ये हम देखते हैं। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। ठीक है, मेरे पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 50,000, राइट। एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज 6 लाख, ये साल भर का है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पर डे मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। सो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, 6 लाख डिवाइडेड बाय 360। सो उसका आंसर आता है 1666, या मैं उसको बोल सकता हूँ 1667, राइट। सो 50,000 डिवाइडेड बाय consumption of raw material per day is 30 days. अकॉर्डिंगली मैंने WIP कन्वर्जन का भी वैसे ही कैलकुलेशन किया है। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP मुझे अगेन ये भी दिया हुआ है दैट एवरेज स्टॉक ऑफ WIP दैट इज 30,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे दैट इज 7,20,000। ये अगेन एक साल का है, मुझे एक दिन का कैलकुलेट करना है, तो 7,20,000 को मैं डिवाइड करूंगा 360 से, तो मुझे मिलेगा 2,000 और मेरा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP है 30,000 का। सो माय WIP कन्वर्जन पीरियड इज 15 डेज। अकॉर्डिंगली फिनिश प्रोडक्ट होल्डिंग फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, उसका भी फॉर्मूला एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे 40,000। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको मैंने डिवाइड किया 360 से, तो मुझे 18 आंसर आया। इसी तरीके से मैंने डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट किया और मेरा फाइनल आंसर आता है 78 डेज, राइट। अब नाउ मेरी नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन की है, 78 डेज की है। अब ये 78 डेज साल में कितने बार कंप्लीट होंगे, सो 4.62 टाइम्स मेरी ये ऑपरेटिंग साइकिल साल भर में चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी देखा कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड एंड द कन्वर्जन पीरियड। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। So there are basically two types. First is on the basis of concept and on the basis of time. On the basis of concept, gross working capital and net working capital. ये हम देख चुके हैं। ग्रॉस वर्किंग यानी हमारा टोटल ऑफ करंट असेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Now on the basis of time, that is permanent working capital and temporary working capital। ठीक है, मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस में मैंने दो एम्प्लॉय लगा के रखे हैं। उन एम्प्लॉय की 10,000 रुपए सैलरी है, तो मेरा महीने का सैलरी का खर्चा 20,000 रुपए है। ठीक है, नाउ 20,000 तो ये प्लस 10,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, प्लस मेंटेनेंस आता है 10,000, प्लस अदर शॉप्स एक्सपेंसेस है 10,000, ऐसा करके टोटल 50,000 का मेरा मंथली खर्चा है ही, चाहे मेरा बिजनेस हो या ना हो। ठीक है, सो मुझे 50,000 का वर्किंग कैपिटल परमानेंट बेसिस पे लगने ही वाला है, चाहे मेरा बिजनेस हो या ना हो। सो इट इज नथिंग बट द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नाउ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज ओवर एंड अबाउ ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अगर 60,000, कभी कभार 60,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी, कभी कभार 70 की रिक्वायरमेंट रहेगी, कभी कभार 50 की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन हमेशा 50,000 के ऊपर ही मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो ओवर एंड अबाउ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल व्हिच फ्लक्चुएट्स। नाउ इसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल में हम एक एक देखते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट हम देख चुके हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल. इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन by the company to manage its operation. It needs to maintain throughout the year irrespective of production of goods and services. Due to the nature of permanence, it acts as the fixed asset. It is subclassified into the two categories. First is the regular working capital. It is the minimum level of working capital for conversion from one stage to another, that is cash to material. मटेरियल यानी हमारा WIP, WIP से फिनिश प्रोडक्ट से sorry, raw material से WIP and WIP से finished product. So it is the regular working capital. Now reserve working capital is permanent working capital in excess of regular working capital to meet the uncertainty like economy slowdown etc. रिजर्व वर्किंग कैपिटल मैं हमेशा जेब में 100-200 रुपए ज्यादा के ही रखता हूँ, या जब मैं कॉलेज में एडमिशन कराने जाता हूँ तो मेरी फीस फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए होगी एक साल की, तो मैं क्या रखता हूँ 300-400 रुपए ज्यादा के रखता हूँ, सो दैट अगर कुछ एडिशनल खर्चा अनसर्टन खर्चा आ जाए, उन्होंने कहा कि भाई आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आप पैसे लाओगे कहाँ से, ठीक है. सो आपका ये अनसर्टेनिटी को फुलफिल करने के लिए लगने वाला कैपिटल इज नथिंग बट द रिजर्व वर्किंग कैपिटल. Now next is the temporary working capital. It is also called as the variable or fluctuating working capital. There is no need to maintain working capital throughout the year. अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया कि मुझे 50,000 तो थ्रू आउट द ईयर लगने ही वाला है, लेकिन कभी कभार 60,000 लगेगा, कभी 70 लगेगा, कभी फिर से 65,000 लगेगा, कभी 55,000 लगेगा. सो the temporary working capital is fluctuating in nature and it is over and above the permanent working capital, जो कि हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा, जिसको मुझे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है. Now next is it is subclassified into the two categories, that is the seasonal working capital. Now this working capital requirement to meet the normal seasonal demand. अब जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट एकदम बूम पे चले जाता है, क्योंकि हर कोई हाउस होल्ड गुड्स खरीदता ही है, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, ये सारा खरीदता ही है. तो कंपनी वालों को पता होता है कि भाई दिवाली का समय आ रहा है, तो मुझे एडिशनल मटेरियल परचेस करना ही पड़ेगा. अब एडिशनल मटेरियल परचेस करने के लिए एडिशनल पैसा भी तो लगेगा, यस तो लगने ही वाला है. तो उसको डिमांड करने के लिए रादर सीजनल डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको सीजनल वर्किंग कैपिटल लगेगा. दूसरा होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल. आपको कंपनी को कभी कभार बहुत मस्ती है कि भाई हमें फ्री प्रोडक्ट भेजना है, हम कभी कभार सैंपल, कभी कभी कोई कंपनी सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आप सैंपल टेस्ट कीजिए. या वो जैसे हम बिग बाजार में अगर आप लोग कभी गए होंगे तो वहां पे एक वो बैठता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो सोप पकड़े देता है, सोप, सुपारी या मुलेठी, ये सारी कुछ चीजें देता है. तो हम लोग क्या करते हैं, लेना तो रहता नहीं है हमको, लेकिन हम टेस्ट करते हैं क्या वो सारी चीजें, ये ऑब्वियसली हम लोग टेस्ट करते ही करते हैं. तो लेकिन अब ये उसने सेल किया है क्या, नहीं. अब वो कस्टमर को मना कर सकता है क्या, नहीं. उसको तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेचना ही है. यदि वो टेस्ट नहीं कराएगा, यदि वो सैंपल नहीं देगा, तो उससे कोई खरीदने वाला है क्या, नहीं खरीदने वाला है. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका रेस्टोरेंट है, तो उसके रेस्टोरेंट में पापड़, अचार, ये सारी जो चीजें हैं, गाउटी चीजें, तो ये सारे के सैंपल्स आते हैं कि आप सर इसको टेस्ट कीजिए और बाद में यदि आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर करवा दीजिए. अगर वो हमको बोलेगा कि नहीं सर आप ऑर्डर करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे भाव पहले तो फ्री सैंपल तो थे, हमको टेस्ट तो करने दे, यदि अच्छा लगा तो हम लेंगे तुझसे, नहीं तो नहीं लेने वाले. सो फ्री सैंपल तो हमेशा बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट करने ही पड़ते हैं. उसके लिए लगने वाला कैपिटल इट इज नथिंग बट द स्पेशल वर्किंग कैपिटल. नाउ नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए कुछ चीजें हैं. फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस. अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो ओनर्स फंड और एक है बोरोड फंड. ओनर्स फंड यानी ओनर ने लगाया हुआ पैसा, बोरोड फंड यानी उधारी से लिया हुआ पैसा. ओनर्स फंड की अगर मैं बात करूं तो ओनर फंड इक्विटी शेयर के फॉर्म में रहेगा, प्रेफरेंस के फॉर्म में रहेगा,
कंपनी के पास कुछ रिटेन अर्निंग्स रहेगा, तो ये फॉर्म उनका ओनर्स फंड है। बोरोड फंड में डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। एंड अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो बैंक वाले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देते हैं, बिल डिस्काउंटिंग का फैसिलिटी देते हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में जाएगी। नेक्स्ट इज द अप्रोचेस टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या अप्रोच टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। अभी तक हमने ये देखा था कि भाई फाइनेंस किस किस तरीके से होगा, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ये दोनों तरीकों से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें में से कौन सी चीज बेस्ट रहेगी या इनका मिक्सचर करके हमें हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा अप्रोच पे कि कंपनी का अप्रोच कैसा है। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जनरली ऐसा माना जाता है और मैंने भी सुना है कि भाई जो गांव खेड़े के लोग होते हैं, दे आर जनरली कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि भाई वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, वो क्या नहीं करना चाहते, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते कोई भी चीज में, वो हमेशा सेफर साइड में ही चलते हैं। तो उसी तरीके से यदि कंपनी का भी अप्रोच कंजर्वेटिव है, तो कंपनी कभी भी रिस्क नहीं लेगी। अब कभी भी रिस्क नहीं लेगी, इसका मतलब कंपनी हमेशा उसका वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू ही फाइनेंस करेगी। क्या करेगी कंपनी, उसके लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू ही फाइनेंस करेगी। यानी कि कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेगी या तो उसका रिटेन अर्निंग यूज करेगी, क्योंकि कंपनी को डर है कि यदि शॉर्ट टर्म में वो फाइनेंस नहीं कर पाई या शॉर्ट टर्म में वो बिजनेस नहीं कर पाई, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट वो किस तरीके से करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कंपनी को हमेशा डर लगा रहता है, इसलिए कंपनी को रिस्क नहीं लेना चाहती और पूरा की पूरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेगी उसके लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। सो इट इज द कंजर्वेटिव अप्रोच। नेक्स्ट इज द मॉडरेट अप्रोच। कंपनी थोड़ा सा भाव से निकल के शहर के साइड में लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा वो मॉडरेट हुए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर मुझे घर लेना है तो मैं रिस्क नहीं लेता था। मैं क्या करता था, अगर मेरे पास सही में पैसा है तो ही मैं घर ले लेता था कैश पे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कि कैश पे जिन्होंने घर लिया है, पूरा का पूरा एक साथ पेमेंट कर दिया और घर ले लिया, क्योंकि वो लोन लेने का झंझट नहीं पालना चाहते। लोन ले लिया तो उनको हर महीने इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, हर महीने अरे डेट आ गई, अरे चलो इंटरेस्ट पे करना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करो। तो ये हर महीने का उनके ऊपर बर्डन आ जाता था। इसलिए जनरली लोग क्या करते थे, कैश में खत्म कर दो। जनरली अभी जो मोटर व्हीकल वगैरह है वो बहुत सारे लोग कैश में ही खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनको डिस्काउंट भी मिलता है और साथ में ही हर महीने का झंझट नहीं रहता है। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि जो उनका गाड़ी घोड़े जो होते हैं वो फाइनेंस पे लेते हैं, कुछ पोर्शन डाउन पेमेंट कर देते हैं से 30-40% और बाकी का जो है फाइनेंस करा रहे हैं। तो इट इज द मॉडरेट अप्रोच। इसी तरीके से कंपनी यदि मॉडरेट अप्रोच फॉलो करती है तो कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस करेगी और बाकी का शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे दो तरीके के वर्किंग कैपिटल है, एक तो परमानेंट है। अब कंपनी को पता है कि भाई इतना परमानेंट है, मुझे इतना हर साल लगने ही वाला है, तो क्यों ना लॉन्ग परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही इस्तेमाल किए जाए। यानी कि क्यों ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज में से इक्विटी शेयर्स ही हम इशू कर दे, ताकि हमारा वो पैसा परमानेंट हमारे पास ही रहेगा। ठीक है। अब जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो कि सीजनल या ऑकेजनली लगेगा, उसके लिए कंपनी शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू पैसा लाएगी कंपनी में। नेक्स्ट इज द एग्रेसिव अप्रोच। आजकल जो चल रहा है वो एकदम एग्रेसिव अप्रोच है। 100 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं 10,000 खर्चा करने की धमक रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 100 रुपए देख के आज मुझे मेरे पास चीज तो वो आ जाएगी, लेकिन होगा क्या कि बाकी का मैं पैसा पूरा इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। राइट, सो इट इज द एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच में क्या होगा, जो हमारे दो तरीके के वर्किंग कैपिटल है, दैट इज परमानेंट एंड टेम्पररी। तो परमानेंट का कुछ पोर्शन मैं फाइनेंस करूंगा। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, परमानेंट का कुछ पोर्शन मैं लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करूंगा और बचा हुआ परमानेंट का प्लस
टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का पूरा ये मैं फाइनेंस करूंगा शॉर्ट टर्म फंड से, राइट। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास मुझे परमानेंट वर्किंग कैपिटल लगता है 5 लाख रुपए और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल लगता है 7 लाख रुपए। ऐसा करके मेरा टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो है 12 लाख रुपए का। नाउ अब ये 12 लाख में से मुझे अप्रोचेस अलग अलग अप्रोच फॉलो करके मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है। तो यदि मैं कंजर्वेटिव अप्रोच का कंपनी हूं तो मैं पूरा का पूरा 12 लाख रुपए किससे फाइनेंस करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करने वाला हूं। यदि मैं मॉडरेट अप्रोच फॉलो करता हूं तो मे बी मैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है मेरा 5 लाख रुपए वो मैं फाइनेंस करूंगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और जो 7 लाख रुपए है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वो मैं फाइनेंस करूंगा शॉर्ट टर्म से। लेकिन अगर मैं अग्रेसिव अप्रोच का कंपनी हूं तो मैं 5 लाख, जैसे परमानेंट कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख में से 2 लाख रुपए मैं फाइनेंस करूंगा लॉन्ग टर्म में से, और बचे हुए परमानेंट वर्किंग कैपिटल के 3 लाख रुपए और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के 7 लाख रुपए ये मैं फाइनेंस करूंगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। जैसे आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे तो कंजर्वेटिव अप्रोच यदि है तो मैंने पूरा लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया 12 लाख रुपए का। यदि मॉडरेट अप्रोच है तो मेरा लॉन्ग टर्म से मैंने परमानेंट मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किया, और जो टेम्पररी है 7 लाख वो मैंने शॉर्ट टर्म के थ्रू किया। एग्रेसिव अप्रोच यदि मैं फॉलो करता हूँ तो लॉन्ग टर्म से मैं सिर्फ 2 लाख रुपए ही करूंगा, बचा हुआ परमानेंट का दैट इज 3 लाख प्लस 7 लाख ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ये मैं फाइनेंस करूंगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, राइट। तो ये था कुछ बेसिक पार्ट। इसके बाद वाले पीपीटी में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पूरे देखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट you can take my number from slide share and you can call me. Thank you very much.